नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना है और इस दौरान लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याओं को तुरंत प्रभाव से निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड राज्य कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने आला अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में प्रदेश में किसानों की आय कई गुना तक बढ़ सके, उस पर अधिकारियों के साथ चर्चा करी है और कई नई योजनाओं की लेकर बात करी। वहीं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में बागवानी विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त उद्यान अधिकारी और निदेशकों को ये बैठक हरिद्वार में बुलाई गई है, जिससे कि ये संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि सरकार किसानों की आय को कई गुना करने को लेकर लगातार गंभीरता के साथ काम कर रही है। कावड़ मेले को विगत दिनों हम लोगों ने इस राज्य में कावड़ मेला स्थगित करने का निर्णय लिया था। अभी ये हुआ है कि इसको पुनर्विचार करके देखा जाएगा, परिस्थिति के अनुसार से निर्णय लिया जाएगा। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन गरीब बच्चों के सपने साकार होने जा रहे हैं जो आज तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सपना देख रहे थे। इसी के तहत प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नैनीताल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिलने पर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अब राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल हो गया है और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से कहा गया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अब बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो कि प्रदेश के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आम अभिभावक की अभिलाषा है, इच्छा है और जो आम जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम से समाप्त हो चुका था, हम दोबारा उसको पा सकें। इस नाते हमारी सरकार ने यह अभिनव प्रयोग किया है कि गरीबों के बच्चों को भी हम कक्षा 6 से इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चमोली में एबीवीपी ने अपना 72वां स्थापना दिवस कोरोना महामारी के चलते सादगी के साथ मनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ साथ 9 जुलाई 1949 से 70 और 72 वर्षों के इस कार्यकाल में इस राष्ट्रवादी संगठन ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है। और आज 9 जुलाई 1949 के से और इन 72 वर्षों के साथ साथ हम लोग आज एक बड़ा परिवार हमारा बन चुका है और इस बड़े परिवार में हमने 72 वर्षों 73 वर्षों के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। छात्रों के लिए सदैव समर्पित रहता है और आज हम इसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसे मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। लगभग 15 पेड़ हमने इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लगाए हैं। आज एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण और मिष्ठान वितरण इत्यादि कार्यक्रम रखे हुए और हमने कई पेड़ अभी लगा चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पौड़ी जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला संगठन मंत्री शाश्वत खंडूरी ने कहा है कि जिला चिकित्सालय में कोविड काल के दौरान किसी भी मरीज को खून की कमी ना हो, जिसको देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 9 जुलाई 1949 को इस विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी और निरंतर 1949 से विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए, राष्ट्र हितों के लिए और
ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो कि इस देश को तोड़ना चाहती है, उनके विरुद्ध में हम लोग संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। ऐसी अब ये लगातार इस विद्यार्थी परिषद की जो अपनी यात्रा 1949 से चल रही है, तो आज हम लोग 9 जुलाई को विद्यार्थी युवा दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग में पहुंचकर समीक्षा बैठक करी है। इस मौके पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मैंने विभाग में होने वाले कार्यों की समीक्षा करी है और साथ ही अधिकारियों को सड़कों का रखरखाव करने, गड्ढे नहीं होने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिशों में सड़कें खराब होने के चलते यहां पर नालियां बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में चारधाम में होने वाले कार्यों को लेकर भी गहनता से चर्चा की गई। आज मैंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियां बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। चार धाम परियोजना में कुल प्रस्तावित कार्य जो हैं हमारे 53 हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है। इसमें स्वीकृत कार्य हमारे 40 हैं और शेष कार्य जो हैं 13 होने बाकी हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में राज्य के सभी 5 मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और आला अधिकारियों के साथ में विधानसभा में बैठक करी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं पर धन सिंह रावत की ओर से कहा गया, पिथौरागढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज को 15 अगस्त से पहले तैयार किया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी यहां पर न्योता दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का रखरखाव भी यहाँ पर ठीक से करना होगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड आरक्षित करने के आदेश यहां पर मंत्री की ओर से दिए गए। और महत्वपूर्ण निर्णय आज हमने किए हैं। पहला निर्णय तो क्या है कि जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है और जो पिथौरागढ़ भी बन रहा है, ये 15 अगस्त से पहले यहाँ भूमि पूजन हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जो अभी नए हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, दोनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस भूमि पूजन कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट रहेंगे। दूसरा निर्णय हमने किया कि जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हमारा, वो 2 महीने में हमको रन करना है उसको। तो आपको बता दें, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर हर कोई काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, तो उसी को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसी को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। बैठक में तमाम कॉलेजेस जो है उसको लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज को और किस तरीके से कह सकते हैं कि और बेहतर सुविधाएं यहाँ पर लोगों को दे सके, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी साक्षी साहनी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं शिक्षा मंत्री की ओर से महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, तमाम अहम फैसले लिए गए, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? साक्षी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नवनियुक्त जो ये शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें अभी ही कुछ समय पहले जो है जब नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली, उसके बाद विभाग बांटे, तो ये विभाग जो है हेल्थ का भी उनके पास आया, जिसके तहत उन्होंने आज बैठक करी है और बैठक में उन्होंने साफ तौर पे इस चीज का फैसला लिया है कि जो 15 अगस्त तक जितने भी 5 कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसमें पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए और साथ ही
अगर देखा जाए तो वो हेल्थ बुलेटिन भी जारी करें और साथ में जो जो अस्पताल हैं वहाँ पे 100 से ज्यादा बेड की व्यवस्था भी करी जाए, ताकि देखिए जिस तरीके से अब अटकलें लग रही हैं तीसरी लहर को लेके, तो उसको लेकर भी प्रदेश की पूरी तैयारी हो। और साथ में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की में जो रफ्तार थी, अगर देखें जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स आते थे और उनको भी सिखाया जाता था और उसके बाद जो है उनको प्रैक्टिस में छोड़ दिया जाता था, और वहीं अब देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते जो है थोड़ी व्यवस्था में ढील आई। अब इसके चलते शिक्षा मंत्री ने बैठक हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि किस तरीके से जो है सब चीजों को संचालित करना है। जी बिल्कुल साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत सरकारी राशन विक्रेताओं की समस्याओं के संबंध में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मंत्री राज्य खाद्य योजना को लेकर चीनी के लिए यहां पर राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। वहीं पर अब सभी गोदामों और राशन विक्रेताओं को चीनी और साथ ही खाद्यान्न तौल कर दिया यहां पर अब दिया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी यहां पर लगाया जाएगा। क्विंटल होता कौन विक्रेता को जो लाभांश मिलता था, चाहे वो गेहूं चावल है चाहे चीनी है, तो बहुत कम था। उसको बढ़ाकर हमने 50 रुपए किया है। परिवहन के भुगतान के लिए जो बजट प्राप्त होता है सरकार से, उसमें तय किया है कि हम उसके जो बजट हमको नहीं मिला है, तुरंत ही 1 महीने के अंदर भारत सरकार से माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। मंत्री स्तर पर और सचिव स्तर पर वार्ता होगी और उस पर कोई ठोस निर्णय लेकर के उनको उस पैसे को दिलवाएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो हमने की है, अभी तक गोदाम पर गए तो भिड़ा देते हैं, मान लो ये रखो ये रखो। अब हमने कह दिया कि हर कट्टा तोल के जाएगा। करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या कुछ फैसले लिए गए? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से ये बैठक की गई, इसमें बैठक में बड़े खास विषय रहे, क्योंकि जिला वाइज तरह से अभी तक खाद्य आपूर्ति की जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही थी, तो उसमें भी कहा गया है कि उनमें और तेजी लाई जाए। सभी गरीब तबके के लोगों को जल्दी से जल्दी जो राशन है वो लगातार वितरित होता रहे, क्योंकि कोरोना के समय में भी हमने देखा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लगातार एक के बाद एक नई नई योजनाओं के तहत लोगों को राशन वितरित करने का जो काम था वो चलता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में देखिए आज जिस तरह से बंशीधर भगत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आज पहले इसकी बैठक ली और कहीं ना कहीं अधिकारियों से पहले पूरी जानकारी जुटाई, साथ ही उन्होंने जो विक्रेता हैं उनको भी लाभ दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो उनको लाभ मिलेगा। और ऐसे में देखिए जो क्योंकि अभी तक कई जगह से ऐसी भी कई बार सूचना आ जाती थी कि कई दुकानों पर कहीं उस पर गल्लों पर ये सामान जाता था और वो पड़ा रह जाता था, तो ऐसे में तोल करके अब दिया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई अनुपयोग इसका ना हो सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके लोग, और इसी प्रकार लगातार हर तबके के लोगों तक राशन पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार की पहल है और लगातार सरकार इसमें पहल भी करती हुई नजर आ रही है। प्रीति, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से अहम फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं धीरे धीरे धरातल पर उतरेंगे, तो इतने दिनों से जो लोग परेशान हो रहे थे उन्हें अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन्होंने कह दिया है और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी कहा है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इनका सबका भुगतान भी कराने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से देखिए जो धरातल पे जो चीजें हैं उनको उतारने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो चीजें हैं उनको
जनता के बीच में लेके भी जाना है लोगों को, तो तमाम जो ऐसे फैसले हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी तबके के लोगों तक राशन पहुंचे और सभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई खामियां ना पाई जाए, उसको लेकर के सख्त चेतावनी भी अधिकारियों को दे दी गई है। प्रीति, चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वन विभाग के मंथन सभागार में वन अधिकारियों के साथ में बैठक करी है। बैठक में वन विकास से संबंधित योजनाएं, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण और साथ ही अन्य विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं पर अधिकारियों ने यहां पर वनों के विकास से संबंधित योजनाएं, रिक्त पदों की जानकारी और अन्य कार्यों का वितरण मंत्री हरक सिंह के सामने रखा है। मंत्री हरक सिंह रावत ने खाली पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की प्रक्रिया पूरी करने के समेत योजनाओं को गुणवत्तापूर्वक तरीके से तय वक्त में पूरा करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद हमारा फॉरेस्ट गार्ड का है, जो बिल्कुल सबसे नीचे फील्ड का है। उस पर हमने एक निर्णय लिया है कि जो पहले 1218 पद जो विज्ञापित हुए हैं और जिसमें बहुत जल्दी आप मीडिया में आया भी एक समाचार कि बहुत जल्दी उस पर फिजिकल और होने वाला है, वो पद हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन जो लगभग 850 पद अभी भी फॉरेस्ट गार्ड के खाली रहेंगे। हमने ये देखते हुए निर्णय लिया है कि बहुत प्रस्ताव अगले 2-3 दिन के अंदर अगले मंगलवार तक हॉब के माध्यम से प्रस्ताव गवर्नमेंट को आ जाएगा कि हम नियमावली में परिवर्तन करने का, जो फॉरेस्ट गार्ड के भर्ती की नियमावली है उसमें परिवर्तन करने का हमने निर्णय लिया है। नैनीताल के तल्लीताल में प्राथमिकी विद्यालय और जूनियर स्कूल प्रांगण को पार्किंग में तब्दील करने के विरोध में शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन तल्लीताल हल्द्वानी रोड स्थित प्राथमिकी विद्यालय परिसर में ओपन पार्किंग का निर्माण करा रहा है, जिसका शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। टीचर्स ने बताया है कि विद्यालय में वर्तमान में 50 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी परिसर में स्थित पुराने भवनों को तोड़ने के साथ ही खेल मैदान को पार्किंग के रूप में प्रयोग में किया जा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों ने सरकार से पार्किंग स्थल हटाने की मांग करी है। शिक्षक तो सर ऐसा है कि यहाँ 4 स्कूल चल रहे थे, तो वो की वजह से यहाँ विद्यालय बंद थे। उससे पहले मेरे विद्यालय में एक कमरे में आग लगी, मुझे नहीं मालूम किन कारणों से वो आग लगी है। उसके बाद से फिर यहाँ मतलब बिल्डिंगें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं, रोड बनाई जा रही है बिना पूर्व सूचना के। हमें कुछ पता नहीं है, हमारे विभाग को कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से तोड़फोड़ हो रही है। अचानक हमारे पास खबर आती है कि आप स्कूल आइए, यहाँ ऐसा चल रहा है। वो भी स्थानीय लोग द्वारा हमें बताया जाता है कि आपके ग्राउंड में ऐसा ऐसा हो रहा है। तब हम यहाँ भाग करके आते हैं, देखते हैं तो यहाँ जेसीबी लगी हुई है और भवन जो है वो तोड़। हरिद्वार के शंकर आश्रम चौक के पास में मोरा तारा ज्वेलर्स के यहां पर हुई करोड़ों की लूट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस से 5 दिन में घटना का खुलासा करने की मांग करी है। वहीं पर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने भी हरिद्वार पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। वहीं पर तमाम ज्वेलर्स की दुकानें यहां पर बंद करके व्यापारी मोता तारा ज्वेलर्स के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर व्यापारियों ने डीआईजी नीरू गर्ग को लूटकांड का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। जो यहाँ पर मोरा तारा ज्वेलर्स शंकर आश्रम पर जो डकैती की घटना हुई है दिन दहाड़े, उससे यहाँ का जो व्यापारी है बहुत आतंकित है और डरा हुआ है। उसको लगता है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें चूक है और असुरक्षा की वजह से वो अपनी दुकानें नहीं खोलना चाह रहा है। अभी हरिद्वार के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया व्यापारियों को कि इतने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का खुलासा करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई समय निश्चित नहीं किया है, तो हम ये बस यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इसका खुलासा जल्द से जल्द हो और वो आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की कोई ठोस कार्रवाई हरिद्वार के अंदर करें ताकि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और निसंकोच होकर के अपना व्यापार सुगमता से कर सके।
काफ़ी सारे इसमें लीड्स मिले हैं, अलग अलग कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं। जो भी हमें लीड मिल रही है उसी के बेसिस पर अलग अलग जगह पर हमने टीम्स रवाना कर दी हैं। अब तक हम 10 से ज़्यादा टीम्स भेज चुके हैं और सभी टीम्स काम कर रही हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग टीम्स काम कर रही हैं। कुछ टीम्स हमारे CCTV कैमराज पर काम कर रही हैं, कुछ जो मोबाइल डेटा पर काम कर रही हैं, कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो होती है कि जो लीड मिल रहा है वहाँ पर जाकर पूछताछ करना और स्टेट के पुलिस से कोऑर्डिनेट करना, सभी पॉइंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी पर दांव खेला है, तो वहीं पर कुमाऊं के ही लोकप्रिय बीजेपी सांसद अजय भट्ट को राष्ट्रीय फलक पर लाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य और पर्यटन मंत्री की महत्वपूर्ण कमान उन्हें दी गई है। देश और प्रदेश में कुमाऊं के इन दोनों नेताओं को मिली जिम्मेदारी के बाद से प्रदेश में कुमाऊं का दबदबा काफी बढ़ गया है। पार्टी ने कुमाऊं के इन युवा चेहरों को तरजीह देते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत की कांग्रेस को मात देने की भी रणनीति बनाई है। बीते कुछ दिनों से इस घटनाक्रम में राजनीति के बड़े नेता और निचले स्तर के कार्यकर्ता खुले मन से खूब चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर चर्चा तो यहां है कि भाजपा ने कुमाऊं से ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाकर उन्हें पहले ही प्रदेश की सक्रिय राजनीति से अलग थलग कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के इस कुमाऊं फोकस का असर विधानसभा चुनाव पर कितना देखने को मिलता है। पार्टी कभी भी गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, पहाड़ इस पर हम लोग काम नहीं करते। पूरे प्रदेश की जनता अगर पेट्रोल महंगा है तो नैनीताल वाले के लिए भी उतना ही महंगा है, बागेश्वर चंपावत वाले के लिए भी उतना महंगा है, और चमोली और रुद्रप्रयाग वाले के लिए भी उतना महंगा है, और देहरादून और हरिद्वार वाले के लिए भी उतना महंगा है। अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिट्टी तेल और चीनी बंद किया तो उसने राज्य में जितने हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों के रहने वाले लोग हैं उनके सबके लिए बराबर बन। तो पूरे प्रदेश की जनता को हम क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से नहीं बांटते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।